बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स में टॉपिक हम देखेंगे आज इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग। तो हमारी कोर्स आउटलाइन में दो टॉपिक्स हमने पहले देख लिए हैं। एक था इंट्रोडक्शन टू प्रॉब्लम सॉल्विंग, उसके बाद देखा वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर। अब तीसरा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग। अब बड़ा लॉजिकल सा सीक्वेंस है। हमने जो प्रॉब्लम सॉल्विंग में चीज़ें सीखी हैं उसमें हमने देखा कि हमने किसी भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट में से इनपुट कैसे फाइंड आउट करते हैं कि इनपुट क्या क्या चीज़ें, हमें कौन सा डाटा इनपुट लेना पड़ेगा, हम वो वहाँ से एनालाइज करते थे, उसकी प्रोसेसिंग, और उसके बाद उसने प्रोग्राम ने आउटपुट क्या शो करनी है। फिर हमने आर्किटेक्चर देखा कंप्यूटर का, जिसमें एक इनपुट यूनिट था, आउटपुट यूनिट था, फिर एक सीपीयू था जो कि प्रोसेसिंग करवा रहा होता है। तो चीज़ें कैसी सिमिलर हैं। अब हमने बात करनी है प्रोग्रामिंग की। ठीक है जी। सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रोग्राम किसे कहते हैं। तो ये बिल्कुल डिक्शनरी डेफिनेशन, अ प्लान और स्केड्यूल ऑफ एक्टिविटीज, प्रोसीजर्स एक्सेट्रा टू बी फॉलोड। कोई भी एक्टिविटीज़ हो सकती हैं, कोई भी प्रोसीजर्स प्रोसेस हो सकता है जिसको हमने फॉलो करना होता है। दैट इज़ कॉल्ड प्लान। इफ़ यू हैव अ प्लान टू प्ले अ क्रिकेट, इफ़ यू हैव अ प्लान टू विजिट सम प्लेस, तो क्या होता है, आपने डिसाइड किया होता है फर्स्ट वी विल गो देयर, देन वी विल गो एट दैट स्पॉट। तो आपने कुछ स्केड्यूल को फॉलो करना होता है, कुछ उसमें एक्टिविटीज़ होती हैं, कुछ प्रोसेसेस होते हैं। ठीक है। तो ये डिक्शनरी डेफिनेशन है। बट इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट कंप्यूटिंग कॉन्टेक्स्ट, अ सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शंस that can be put into a computer in order to make it perform an operation, or you can say in order to achieve some purpose, in order to solve some problem। ठीक है। कंप्यूटिंग कॉन्टेक्स्ट में क्या है कि कुछ इंस्ट्रक्शंस होती हैं। क्या होती हैं? इंस्ट्रक्शंस, हिदायत, जो कि हम कंप्यूटर में पुट करते हैं बाय सम वे, बाय सम मीन्स, और कंप्यूटर उनको एग्जीक्यूट करवाता है किस पर्पस के लिए, ताकि कुछ परफॉर्म, कुछ ऑपरेट कर सके, कोई आउटपुट दे सके, कुछ प्रोसेसिंग कर सके, ताकि कोई मसला हल हो जाए। बात समझ आई? ओके। प्रोग्रामिंग, प्रोग्रामिंग इज writing computer code to create a program to solve a problem। very simplex definition। इसमें हम क्या करते हैं, कंप्यूटर कोड लिखते हैं, और कंप्यूटर कोड लिख के हम एक प्रोग्राम बनाते हैं। अब वो प्रोग्राम फिर वही जहन नशीन रखें, जहन में रखें कि क्या करेगा, कुछ वो फॉलो करेगा, कोई स्केड्यूल, कोई प्लान फॉलो करेगा, कोई प्रोसेस फॉलो करेगा। किस लिए? टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, कि कोई प्रॉब्लम सॉल्व की जाए। Programs are created to implement algorithms। Now another term is introducing here, algorithm। algorithm भी आपके क्या होती है, इंस्ट्रक्शंस होती हैं। ठीक है जी। मैंने आपको प्रीवियसली भी बताया था किसी लेक्चर में कि जिस तरह से आपकी फूड की, किसी भी स्पेसिफिक डिश की कोई रेसिपी होती है ना, उसमें इंस्ट्रक्शंस होती हैं, कुछ आपके पास इंग्रेडिएंट्स आते हैं। कोई रेसिपी प्रिपेयर करने के लिए आपके पास कुछ इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए, फिर कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, पहले आप ये करेंगे, फिर सेकंड स्टेप में ये करेंगे, फिर थर्ड में, एंड सो ऑन। आफ्टर ऑल एट द एंड आपके पास कोई डिश प्रिपेयर हो जाएगी, कोई फूड, कोई प्रोडक्ट प्रिपेयर हो जाएगी। द सेम थिंग इज विद एल्गोरिदम। तो प्रोग्राम्स आर क्रिएटेड टू इम्प्लीमेंट एल्गोरिदम्स। Algorithms can be represented as pseudocode or a flow chart, and programming is the translation of these into a computer program। अब ये होता क्या है, दोबारा से मैं आपको चीज़ें रिलेट करता हूँ। हमने प्रॉब्लम सॉल्विंग में ये देखा था कि हमारे पास कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमारे पास अवेलेबल होती है, और उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट से हम क्या करते हैं, इनपुट, आउटपुट और प्रोसेसिंग के एलिमेंट्स हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। अच्छा, अगर तो हमारे पास बहुत बड़ी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, फिर हम उसको डायरेक्टली कोडिंग नहीं कर सकते। उसका क्या सोल्यूशन होता है, फिर हम उसका पहले सूडो कोड लिख लेते हैं, या उसका फ्लो चार्ट बना लेते हैं। ठीक है जी। या उसका एल्गोरिदम लिख लेते हैं। तीनों टर्म्स, तीनों चीज़ों का पर्पज़ एक ही है। पर्पज़ क्या है कि एक रफ सा
एक आइडिया, एक गाइडलाइन प्रिपेयर हो जाए कि हमने प्रोग्राम बनाना क्या है, हमने कंप्यूटर को एक्चुअली इंस्ट्रक्शंस देनी क्या क्या हैं। ठीक है जी, वो इंस्ट्रक्शन सेट बनाने के लिए, फार्मूलेट करने के लिए आप एल्गोरिदम लिख सकते हैं। एल्गोरिदम क्या होता है, बिल्कुल नेचुरल लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शंस लिखी होती हैं। ऐड ए एंड बी, ठीक है जी। टेक इनपुट इन द वेरिएबल, वेरिएबल का नाम आप साथ बता सकते हो। सूडो कोड भी कुछ ऐसा ही होता है, लेकिन इसमें सूडो कोड में हम कुछ मैथमेटिकल चीज़ें ऐड की बजाय प्लस का सिंबल यूज़ कर लेंगे। ओके जी, तो हम एल्गोरिदम को सूडो कोड फ्लो चार्ट से जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं, फिर अल्टीमेटली वो प्रोग्राम बनता है। नाउ वी विल डिस्कस कि हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैसे लर्न करें। उससे पहले हम किसी भी नेचुरल लैंग्वेज का लर्निंग प्रोसेस देखते हैं, किसी भी नेचुरल लैंग्वेज का, चाहे इंग्लिश है, चाहे उर्दू है, चाहे वो पश्तो है, अरबी है, फ़ारसी है, पंजाबी है। तो कोई भी लैंग्वेज लर्न करने के लिए सबसे पहले हम अल्फ़ाबेट्स देखते हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट द सेकेंड लैंग्वेज, वी आर टॉकिंग अबाउट द सेकेंड लैंग्वेज। सेकेंड लैंग्वेज से क्या मुराद है, जब बेबी बॉर्न होता है तो वो दो साल में लैंग्वेज लर्न करना शुरू कर देता है। 1 साल का लैंग्वेज लर्न करना शुरू, बल्कि बोलना शुरू कर देता है। लर्न तो वो कर रहा है जब वो पैदा भी नहीं हुआ था, उस वक्त से वो सुन रहा होता है, लर्न कर रहा होता है। जब वो बॉर्न हो गया और उस वक्त से तो वो बाकायदा उसका ब्रेन प्रोसेस कर रहा होता है चीज़ों को, उसका लर्निंग प्रोसेस शुरू हो जाता है और साल से अबव जाके वो बोलना भी शुरू कर देता है, तकरीबन साल का होके। हम सेकंड लैंग्वेज की बात कर रहे हैं। अगर हमारी मदर लैंग्वेज किसी की उर्दू है तो उसने इंग्लिश लर्न करनी है तो कैसे लर्न करेगा, पहले अल्फ़ाबेट लर्न करेगा। क्योंकि यहाँ पर आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि छोटा बेबी है, हम उसको कब हरूफ तहजी सिखाते हैं? नहीं ना सिखाते, हम उसे अलिफ बे तो नहीं सिखाते। ठीक है, वो तो डायरेक्ट वर्डिंग और सेंटेंसेस लर्न कर रहा होता है। लेकिन जब हम कोई सेकंड लैंग्वेज लर्न करते हैं, पहले हम अल्फ़ाबेट सीखते हैं। अल्फ़ाबेट्स के बाद अगला प्रोसेस आता है वर्डिंग, हम वर्ड बनाना सीखते हैं। काफ़ी सारे अल्फ़ाबेट्स मिलके वर्ड्स बनते हैं। ठीक है जी, फिर वो वर्ड्स को हम सेंटेंसेस में कन्वर्ट करना सीखते हैं प्रॉपर। अब यहाँ पे आप देखें कि जब हम वर्ड्स से सेंटेंसेस बनाते हैं, देन वी मस्ट हैव टू फॉलो सम सॉर्ट ऑफ ग्रामर। इफ आई से he are a boy, इज इट करेक्ट? क्यों? बिकॉज मैंने ग्रामर रूल को वायलेट किया है। ही इज अ बॉय आना चाहिए ना, सॉरी, ग्रामेटिकल एरर। ठीक है, बस अब ये समझ लें कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी ग्रामर होती है। हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ग्रामर को सम टाइम ग्रामर कहते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम हम उसको सिंटैक्स कहते हैं। ठीक है, ग्रामर भी कहते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम क्या कहते हैं? सिंटैक्स। ठीक है जी, ओके। सेंटेंसेस बनाना सीखते हैं, सेंटेंसेस के बाद फिर हम पैराग्राफ बनाना सीखते हैं। ये किसी भी नेचुरल लैंग्वेज की लर्निंग का प्रोसेस ये है। ठीक है, नाउ इफ वी टॉक अबाउट हाउ टू लर्न सी लैंग्वेज और हाउ टू लर्न एनी कंप्यूटर लैंग्वेज, फिर उसके स्टेप्स क्या हैं? उसमें सबसे पहले हम, जैसे वहाँ पर अल्फ़ाबेट्स थे, सबसे पहले हम अल्फ़ाबेट्स, डिजिट्स और स्पेशल सैम्बल्स देखेंगे वहाँ पर कौन कौन से हैं। चूँकि किसी नेचुरल लैंग्वेज में हरूफ तहजी होते हैं और यहाँ पर हरूफ तहजी के पैरेलल अल्फ़ाबेट्स भी आते हैं और डिजिट्स भी आते हैं और स्पेशल सैम्बल्स भी आते हैं। यहाँ पर हम अल्फ़ाबेट्स क्यों कहते हैं? बिकॉज जो सारी डेवलपमेंट हुई जब कंप्यूटर्स इन्वेंट हुए, तो उस वक़्त जो थे इंग्लिश स्पीकर्स, उन्होंने, आप देख लें अपनी विंडोज़ देख लें, जितने भी यूएस देख लें, उसमें जो कोर लैंग्वेज यूज़ हो रही होती है वो आपकी इंग्लिश है। तो इसलिए अल्फ़ाबेट्स की बात की गई। अगर कोई ऐसा साइंटिस्ट है जो कि पश्तो बोलता है या वो पश्तो में उसने काम किया है, वो ऐसा इंस्ट्रक्शन सेट बना सकता है कि उसमें कोई आपकी जो मशीन है वो उसका बेसिक करैक्टर सेट जो है वो पश्तो हो जाए, या अरबिक के कुछ उसके लेटर्स हो जाएं, अरबिक के हरूफ तहजी हो जाएं, उर्दू के हो जाएं। लेकिन इस कॉन्सेप्ट की वजह से कि जितनी भी इन्वेंशंस हुई हैं, कंप्यूटर जो स्टार्ट हुआ, इन्वेंट हुआ, वो अंग्रेज़ों ने किया।
इसलिए हर जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसमें अल्फ़ाबेट्स में इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स शामिल होते हैं 26। तो सिंपली सी लैंग्वेज लर्न करने के लिए सबसे पहले अल्फ़ाबेट देखने हैं, वो तो डेफिनेटली 26 इंग्लिश वाले ही आएंगे। उसके डिजिट्स 0 से 9 आएंगे। स्पेशल सैम्बल कौन कौन से सपोर्ट कर रही है लैंग्वेज वो हम देखेंगे, ठीक है। उसके बाद कॉन्स्टेंट्स बनाना, वेरिएबल्स बनाना, कीवर्ड्स बनाना, कीवर्ड्स बने बनाए होते हैं वो हम लर्न करेंगे। किसी भी लैंग्वेज में कॉन्स्टेंट कौन कौन से हैं, वेरिएबल कैसे बनेंगे और उसमें कीवर्ड्स कौन कौन से हैं। अगला स्टेप ये आ जाता है। उसके बाद फिर हम इंस्ट्रक्शंस लिखना लर्न करते हैं। उसके बाद फिर हम पूरा प्रोग्राम बनाना लर्न करते हैं। तो अगर आप दोनों का कंपैरिजन करें तो इंग्लिश लैंग्वेज और सी लैंग्वेज या किसी भी कंप्यूटर लैंग्वेज को लर्न करने का प्रोसेस तकरीबन सेम है। उधर अल्फ़ाबेट्स हैं, यहाँ पर अल्फ़ाबेट्स प्लस डिजिट्स प्लस स्पेशल सिंबल्स हैं। उधर वर्ड्स हैं, यहाँ पर कांस्टेंट, वेरिएबल और कीवर्ड्स हैं। उधर सेंटेंसेस हैं, सेंटेंसेस भी तो हमारे सेंटेंसेस के जरिए से भी तो हम इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं ना, ठीक है जी। तो यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस हैं, फिर वहाँ पे पैराग्राफ है और इधर प्रोग्राम है, ठीक है जी। अब सी लैंग्वेज का अगर आप इंस्ट्रक्शन करैक्टर सेट की बात करें तो सी लैंग्वेज के करैक्टर सेट में अल्फ़ाबेट्स आ जाते हैं, लोअर केस, अपर केस, उसके अलावा डिजिट्स आ जाते हैं 0 से लेकर 9 तक। उसके अलावा स्पेशल सैम्बल्स आ जाते हैं। ये सारे के सारे सैम्बल्स कहीं ना कहीं सी लैंग्वेज में यूज़ होते हैं, ठीक है जी। तो ये सी लैंग्वेज का करैक्टर सेट है। और मज़े की बात ये है कि बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का करैक्टर सेट यही होता है, ठीक है जी। सिर्फ सी का नहीं, सी प्लस प्लस का, जावा का, बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का करैक्टर सेट यही होता है। अच्छा, उसके बाद बारी आ जाती है सेकंड स्टेप, जहाँ पे कांस्टेंट, वेरिएबल और कीवर्ड्स को आप डिस्कस करते हो। तो कांस्टेंट और वेरिएबल्स, जो कांस्टेंट हैं ये हमने प्रीवियसली एक बिल्कुल छोटा सा प्रोग्राम बना के देखा था। तो कांस्टेंट क्या होते हैं? ये ऐसी ऐसी मिकदारें होती हैं, ऐसी वैल्यूज़ होती हैं जो कि प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दौरान, एक प्रोग्राम के लाइफ स्पैन के दौरान जिनकी वैल्यू चेंज नहीं होती, और वेरिएबल जिनकी वैल्यू चेंज हो जाती है, ठीक है। उसमें तो कोई ऐसी कन्फ्यूजन है नहीं। आगे आगे कीवर्ड्स। अब कीवर्ड्स क्या होते हैं? उससे पहले बल्कि कॉन्स्टेंट्स की टाइप्स हैं कुछ। सी कॉन्स्टेंट्स, दो तरह के कॉन्स्टेंट्स हैं यहाँ पे, एक प्राइमरी है, एक है सेकेंडरी। प्राइमरी कॉन्स्टेंट्स कौन कौन से हैं? इंटीजर कॉन्स्टेंट है, रियल कॉन्स्टेंट है, करैक्टर। इंटीजर में कौन से? जो होल नंबर आ जाता है 10, 20, 299, ये सारे इंटीजर्स हैं, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। फिर उसके बाद रियल कांस्टेंट में फ्लोट और डबल, जिसमें डेसिमल पॉइंट, अशारिया आ जाता है। करैक्टर कौन से हैं? जो सिंगल कोट के अंदर हम लिखते हैं करैक्टर, सिंगल वो अल्फ़ाबेट हो सकता है लोअर अपर केस, सिंगल कोई डिजिट हो सकता है, सिंगल कोई स्पेशल सिंबल हो सकता है। बट द स्पेशल थिंग एसोसिएटेड विद करैक्टर कांस्टेंट इज़ दैट कि ये सिंगल कोटेशन मार्क के अंदर एनक्लोज होता है, चाहे वो 1 ही क्यों ना हो। अगर सी लैंग्वेज में आपने 1 लिखा और उसको सिंगल कोटेशन मार्क्स के अंदर एनक्लोज कर दिया, तो वो वाला 1 इंटीजर नहीं है, वो वाला 1 क्या है? करैक्टर है, ठीक है जी। ये आपके प्राइमरी कांस्टेंट थे। सेकेंडरी क्या है? अरे है, पॉइंटर है, स्ट्रक्चर है, यूनियन है, इनम है, और इसके अलावा भी कुछ हैं, ठीक है जी। तो ये कांस्टेंट, फिर जितने कोई भी लैंग्वेज जितनी किस्म के कांस्टेंट्स को सपोर्ट करती है, जितनी किस्म के कांस्टेंट्स को सपोर्ट करती है, उतनी ही टाइप के वेरिएबल्स उस लैंग्वेज में बनाए जा सकते हैं। बात समझ आई? इफ़ वी से दैट के कांस्टेंट वो वैल्यूज़ हैं जो कि चेंज नहीं होती, और वेरिएबल्स वो हैं जो कि चेंज हो जाते हैं, तो कांस्टेंट, जितनी टाइप के कांस्टेंट किसी लैंग्वेज में आएंगे ना, उतनी ही टाइप के वेरिएबल्स भी उस लैंग्वेज में आ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज़ कीवर्ड्स। अब जो कीवर्ड्स हैं ये आपके वो वाले वर्ड्स हैं जो कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पहले से यूज़ कर लिए गए हैं, जिनके प्री डिफाइंड मीनिंग होते हैं। उनको आप अब नए मीनिंग नहीं दे सकते, नई डेफिनेशन नहीं दे सकते, ठीक है जी। जो वेरिएबल आप बनाएंगे, वेरिएबल का कोई नाम होता है, तो वेरिएबल का नाम आप कीवर्ड वाला सेम नहीं रख सकते।
फर्दर मोर सी लैंग्वेज इज केस सेंसिटिव। अगर यहाँ पे एक कीवर्ड आपने देखा जिसका नेम है केस, CASE, तो ये लोअर केस में लिखा हुआ है केस, ठीक है। आप लिख दें C कैपिटल लिख दें और बाकी सारे स्मॉल लिख दें, तो बोथ ऑफ दीज आर नॉट सेम। आप ये वाला जो इसका केस है, केस कीवर्ड नहीं है ये, इसमें C कैपिटल है, इसको आप वेरिएबल के नाम के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो केस है वो चेंज हो गया है। एक और देख लें, जैसे ये इंट है, इंट एक सी लैंग्वेज में एक आपका कीवर्ड है, तो अगर आप कैपिटल आई के साथ लिखेंगे तो फिर ये कीवर्ड नहीं है, इट कुड बी नेम ऑफ द वेरिएबल। वैसे जनरल रूल यही है कि आपने जो वेरिएबल का नाम है वो कीवर्ड वाला सेम नहीं रखना, अदरवाइज एरर रिपोर्ट होता है, ठीक है जी। तो लेकिन आप उसका केस चेंज करके अपर केस में आप लिख सकते हैं, क्योंकि जितने भी कीवर्ड्स आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं सारे के सारे लोअर केस में लिखे गए हैं, ठीक है जी। कीवर्ड्स, और उसके बाद फिर आप इंस्ट्रक्शंस बनाते हैं, उसके बाद फिर आप प्रोग्राम बनाते हैं। तो ये कुछ बेसिक्स थी प्रोग्रामिंग की। अब हम डायरेक्टली स्विच करते हैं कंपाइलर पे और उसमें कुछ चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, जैसे अब ये देखें, ये आपका सिंपल सा प्रोग्राम हमने प्रीवियस लेक्चर में इसको डिस्कस किया था, बल्कि एक और भी बनाया था, वो ओपन कर लेते हैं, जिसमें हमने ग्रेड्स कोई निकाले थे, यही था गालिबन। अब इसमें देखें जो चीज़ें हम डिस्कस करके आए हैं, आपको यहाँ पर करैक्टर सेट नज़र आएगा, आपको यहाँ पर कीवर्ड्स नज़र आएंगे, आपको यहाँ पर वेरिएबल्स नज़र आएंगे, आपको यहाँ पर कॉन्स्टेंट्स नज़र आएंगे, और ये सारा कुछ मिल मिला के इंस्ट्रक्शंस आपको नज़र आएंगी, ठीक है जी। इंक्लूड आपका क्या है, इंक्लूड कीवर्ड है, ठीक है। यहाँ पर आप इसको फाइंड आउट करें, नहीं है, इंक्लूड कीवर्ड है, ठीक है जी। stdio ये आपकी लाइब्रेरी का नेम है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, सॉरी, ठीक है जी। फिर ये जो मेन है, मेन फंक्शन का नेम है, ठीक है। और ये ऐसा फंक्शन है जिसके बगैर सी का प्रोग्राम चलता नहीं है, यहाँ से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है, ये सी प्रोग्राम का एंट्री पॉइंट है। उसके बाद ये देखिए इंट, ये आपका अगेन इंट इज़ अ कीवर्ड, ठीक है जी, ये पड़ा हुआ इंट। और फिर आगे ये क्या, ये वेरिएबल का नाम है, अच्छा। अगर मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस को कमेंट करना हो तो उसका तरीका ये होता है कि आप फॉरवर्ड स्लैश और ये एस्ट्रिक लगाएंगे, और जहाँ तक आपने करना है वहाँ पर भी फिर आप एस्ट्रिक पहले और फॉरवर्ड स्लैश बाद में लगाएंगे, ठीक है जी। एनीवे, ये आपका क्वेश्चन था, ओके। अब ये जितना भी, अब ये मिल मिला के एक इंस्ट्रक्शन बन गई। पहले कीवर्ड आया, कीवर्ड क्या है, इंट, और फिर वेरिएबल का नाम आया, और इसके बाद मैंने सेमीकोलन लगाया, तो ये एक इंस्ट्रक्शन बन गई। अब ये सारी इंस्ट्रक्शंस हैं, ये मिल मिला के इंस्ट्रक्शन एक प्रोग्राम बना रही हैं, ठीक है जी। और ये जो इंट हमने लिखा था गो के, ये कीवर्ड है, लेकिन इसमें करैक्टर सेट इस्तेमाल हुआ है, INT करैक्टर सेट का पार्ट है। रोल नंबर वेरिएबल है, लेकिन वेरिएबल का नाम है, लेकिन इसमें करैक्टर सेट को इस्तेमाल किया गया। फिर फर्दर फ्लोट आ गया। अब देखें, फ्लोट टाइप का हमने जो एक वेरिएबल बनाया है उसमें हमने एक स्पेशल सैम्बल भी यूज़ कर लिया। तो वेरिएबल के नाम रखने के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन भी हैं, ठीक है जी। तो ये एक सिंपल सा तरीकाकार है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लर्न करने का, जो हमने आज चीज़ें देखी हैं। तो इसमें कुछ आपको मैं रीडिंग असाइनमेंट असाइन कर रहा हूँ, लेकिन इतना आज के लिए, आज के टॉपिक में हम इतना कुछ डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।